महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी और जमीयतुल उलमा के इश्तराक से आज के इस तारीख़ी तरबियती इजलास में आप सब का दिल की अमी गहराइयों से इस्तकबाल किया जाता है। आज की इस मुक़द्दस व मुकर्रम महफ़िल के सदर इज़्ज़त माब डॉक्टर पी.ए. नामदार सर, मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम मौलाना हकीमुद्दीन साहब और तमाम मोअज़्ज़िज़ान महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं कलाम रब्बानी के लिए मौलाना शफ़ीक साहब को दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और कलाम रब्बानी पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं नूरजा साहबा से गुजारिश करूँगा कि पिछली तरबियती सेशन की क्लिप दिखाई जाए।
अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस्तक़बालिया कलमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल इल्मु नूरुन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ साथियों, तमाम रुफ़क़ाए इज़ाम की आमद का शुक्रिया के साथ हम उनका इस्तक़बाल करते हैं। बिलख़ुसूस इल्म दोस्त आली वक़ार मोहतरम जनाब डॉक्टर पी.ए. इनामदार साहब और मिल्लत इस्लामिया की तारीख़ साज और इनक़लाबी जमात जमियत उलमाए हिंद के नाज़िम उमूमी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम का हम और आप सभी इस हदीस को बारहा पढ़ते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। अल इल्मु नूरुन। किसी भी मंजिल को पाने के लिए वहाँ तक पहुँचने का एक रास्ता और रास्ते पे चलने का इल्म होना ज़रूरी होता है। जैसे मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से एक मंजिल बतलाई गई, इंसानियत की मंजिल हमारी इस्लाम है। रास्ता बतला दिया गया शरीयत इस्लामिया है और रास्ते पे चलने का जो इल्म होना चाहिए उसे कहते हैं हम उलूम नबूवत। इल्म की बहुत सारी किस्में भी हैं अलग अलग, लेकिन हम और आप दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। इल्म नाफ़े वो है जो मंजिल तक आसानी से पहुंचा दे, जो अल्लाह की मारिफत अता कर दे। उस इल्म की हमें कद्र करनी चाहिए। आज जिस सरज़मीन पर हम मौजूद हैं, ये सरज़मीन इतने बड़े मुल्क में, पूरे भारत में एक अहमियत के साथ जाना जाता है। इस बस्ती को बिलखुसूस इल्म की निस्बत से इसकी एक अज़ीम शनाख्त बन गई है। इस बस्ती में एक ऐसा अल्लाह ने अपना एक ऐसा बंदा पैदा किया जिसने एक चिराग रोशन किया और उसकी रोशनी उस चिराग की रफ्ता रफ्ता एक लौ बनती चली जा रही है और पूरे मुल्क को सैराब कर रही है। दुआ करें कि रब्बुल आलमीन पूरे आलम को वो बस्ती सैराब करे और उस उलूम के वो उलूम अता करे कि जिस उलूम के ज़रिए से अल्लाह की शनाख्त भी हो, इंसान को अपने वजूद का मकसद पता चले कि हमें आखिर अल्लाह ने पैदा क्यों किया, हमारा मकसद क्या है। वो शख्सियत यहाँ पर जो हमारे बीच में आई है, जनाब डॉक्टर पी.ए. इनामदार साहब। हम हज़रत डॉक्टर साहब से ये बात अर्ज़ करना चाहते हैं, जब किसी बंदे को कोई किसी से मोहब्बत करता है और वो मोहब्बत करने वाला अगर किसी से मोहब्बत करता है तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। ये हमारे रुफ़क़ाए इज़ाम आपको अपनी जमात के रहनुमाओं की मोहब्बत करने की वजह से आपको बग़ैर देखे हुए आपसे मोहब्बत करते हैं और आपके हक़ में दुआएं करते हैं कि रब्बुल आलमीन आपसे दीन व दुनिया की तरक्की के लिए और भी काम लेता रहे। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह हम सब को, हम जिस मकसद के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं, रब्बुल आलमीन हमें उस मकसद को समझने की और उस पर अमल करने की और उस मंजिल तक पहुँचने की जो हमारी कोशिश हो, अल्लाह उस मंजिल तक हमें पहुँचाए। ये दुआ करते रहें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं मौलाना जमालुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। प्रोफेसर कामिल साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो आज के मेहमान खुसूसी
मौलाना हकीमुद्दीन साहब का तारुफ पेश करें। जज़ाकल्लाह खैर। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ एक ऐसी अजीम शख्सियत मौजूद है जो तारुफ की मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीबन 40 सालों से उलमाए जमीयत उलमा हिंद से वाबस्ता हैं। 1980 के भावलपुर के फसाद हो या और कोई भी कुदरती या कौमी आफत हो, मौलाना हमेशा हर काम में आगे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी हो या गुजरात से बंगाल तक, जहाँ कहीं ज़रूरत हो मौलाना वहाँ अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। मौलाना 2002 से जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी रह चुके हैं और 2008 से जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और ऐसे कई इदारों के अंदर आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के रिलीफ कमेटी, ओपन स्कूल, लीगल सेल और ऐसी कई जमीयत उलमा हिंद के दीगर जो इदारे हैं आप उसमें मेंबर हैं। अल्लाह हज़रत की खिदमात को कबूल फ़रमाए और उनका साया हम पर हमेशा कायम रखे। मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। मैं सदर ज़ी-वक़ार इज़्ज़त माब डॉक्टर पी इनामदार सर से गुजारिश करता हूँ कि आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम व मुकर्रम जनाब हकीमुद्दीन साहब की गुलहाए मोहब्बत से गुल पेशी करें। ज़हमत उठाकर आप जो तशरीफ़ लाए हैं, ज़हमत उठाकर आप जो तशरीफ़ लाए हैं, फूलों की क्या बिसात हम दिल बिछाए हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सर। मैं मोहतरमा नूरजहां साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वह आज के इस मुक़द्दस व मुकर्रम महफ़िल के सदर इज़्ज़त माब डॉक्टर पी इनामदार सर का तारुफ पेश करें। सर फेलिसिटेशन एंड ओके है ना। ठीक है, चलो। अस्सलाम वालेकुम। आज़म कैंपस एक नाम, एक शनाख्त है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और इसे इस मुकाम पर लाने वाली शख्सियत खुद अपने आप में एक अंजुमन, एक यूनिवर्सिटी से कुछ कम नहीं है। और वो शख्स आज के इस प्रोग्राम के सदर और इस कैंपस के रूह रवा डॉक्टर पी इनामदार साहब हैं। आप एक माहिर तालीम, माहिर कानून, एक कामयाब बिल्डर, एक बिजनेसमैन और एक डायनामिक और वाइब्रेंट शख्सियत के मालिक हैं। आप मुख्तलिफ़ ओहदों पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपका ये सबसे बड़ा कारनामा है कि आपने इस 24 एकड़ के इस बंजर ज़मीन के टुकड़े को तालीम का गुलिस्ता बना दिया, जिसमें 39 तालीमी इदारे और तकरीबन 27,000 तलबा इल्म से फैज़ हासिल कर रहे हैं। आपकी जदीद हाउसिंग, फाइनेंस और तालीमी स्कीम्स के तहत पूना शहर के हर गरीब घरों में कम से कम एक नौजवान तालीम के लिहाज से, रोज़गार के लिहाज से या कोई हाउसिंग स्कीम के ज़रिए से मुस्तफ़ीद हो रहा है। इस तरह आपने सारे पूना शहर के गरीब तबके का चेहरा ही बदल दिया है, बल्कि इन तबकों के सोचने का अंदाज़ भी बदल दिया है। अल्लाह पाक मौसूफ़ की इन काविशों को बेइंतहा कबूल फ़रमाए और इसका फैज़ सारे आलम में पहुँचाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। मैं आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम हकीमुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सदर ज़ी-वक़ार डॉक्टर पी इनामदार साहब का गुलहाए मसरत से इस्तकबाल करें। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाचता, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाचता, आप आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं कामिल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मौलाना अब्दुल्ला साहब का इस्तकबाल करें।
मैं हकीमुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि मौलाना जमालुद्दीन साहब का इस्तकबाल करें। ट्रे में डालकर लेकर सर नाम लीजिए। मौलाना शफीकुद्दीन साहब की गुलपोशी करें। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम मौलाना हकीमुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ज़रीन ख़यालात से इस महफ़िल को रोशनास करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा मा यनफ़अुन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। आज की इस इंतहाई बावक़ार रूह परवर मजलिस के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर पी इनामदार साहब और मेरे इंतहाई काबिल क़द्र मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए मेरे साथी और जमीयत उलमा हिंद से वाबस्ता ज़िम्मेदार हज़रात, स्टेज पर जलवा अफरोज़ जमीयत यूथ क्लब के सेक्रेटरी मौलाना कारी अहमद अब्दुल्ला साहब, जमीयत उलमा हिंद के ऑर्गेनाइज़र मौलाना शफ़ीक़ अहमद कासमी साहब और जमीयत उलमा ज़िला बाराबंकी के नाज़िम आला मौलाना मोहम्मद जमाल कासमी साहब, और इस पूरे निज़ाम को पहले भी हमने देखा और अभी भी जितने भी इस तरह के निज़ाम चलते हैं उनकी कोऑर्डिनेटर ज़िम्मेदार मोहतरमा हम सब की बहन नूरजहाँ साहिबा और भाई कामिल साहब, हमारे मोहम्मद अफ़ान सल्लमहू और अब्दुल्ला भाई, और देख ही रहे थे इब्राहिम भाई हमारे किस तरह से माशाअल्लाह एलाउंसरी फरमा रहे हैं। आप हज़रात ने एक लंबा सफ़र किया, कुछ हज़रात हमारे कल तशरीफ़ लाए, कुछ आज सुबह पहुँचे। जो लोग आज सुबह पहुँचे हैं वो आते ही अपने निज़ाम में शामिल हो गए। जमीयत उलमा के मरकज़ी दफ्तर से इस वक्त आपके यहाँ हमारे 14-15 साथी और जमीयत यूथ क्लब के भी तकरीबन 14-15 साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं, और दीगर हज़रात जो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हैं वो भी या तो जमीयत उलमा के ओहदे और ज़िम्मेदार के हैसियत से हैं या जमीयत यूथ क्लब से वाबस्ता लोग हैं या कहीं न कहीं अपने किसी इदारे के वो ज़िम्मेदार हैं। हमारे लिए बड़ा सादत का मौका है कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम ने हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामद बरकातहुम नई नस्ल और नौजवानों को मुनज़्ज़म करने के ताल्लुक़ से किस कदर फ़िक्रमंद हैं वो आप जानते हैं। अभी रमज़ानुल मुबारक में हज़रत की तबीयत ख़राब हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहत अता फ़रमाई। एक रोज़ हम लोग बात कर रहे थे, मुझसे फ़रमाने लगे कि मैंने अपनी पूरी बीमारी में सिर्फ़ एक चीज़ मांगी कि अल्लाह मुझे सेहत दे दे, जमीयत यूथ क्लब को मुझे मुनज़्ज़म और फ़ाल बनाना, उसके लिए मुझे सेहत और ज़िंदगी चाहिए। कहते तो बस सिर्फ़ ये मैंने मांगा है कि जमीयत यूथ क्लब के लिए सेहत और ज़िंदगी अल्लाह अता फ़रमा दे। वो अल्लाह ने अता फ़रमाई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो आदमी बीमारी में परवरदिगार से नौजवानों को मुनज़्ज़म और फ़ाल, मुतहर्रिक, ज़हनी, जिस्मानी हर एतबार से जफाकश, मेहनती जितनी चीज़ें हम कह सकते हैं सुनते हैं,
बाकिरदार मुल्क की ज़रूरत पे काम आने वाले अफराद तैयार हों, तो किस कदर फ़िक्र है उस आदमी को। बीमारी में कोई और चीज़ नहीं कि सेहत दे दे, बच्चे हैं, फ़लाँ हैं, सारी चीज़ें नहीं। अल्लाह हमें सेहत अता फरमा दे जमीयत यूथ क्लब को मुनज़्ज़म व फ़ाल करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहत दी और उसी भागदौड़ में आपने देखा कि फ़ौरन देवबंद के करीब में एक बड़ी जगह का निज़ाम और उसी का एक हिस्सा आप सब हजरात हैं। हमारे जमीयत यूथ क्लब के बच्चों ने अभी एक मुख्तसर सा प्रोग्राम पेश किया और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह 18,000 कमोबेश ये बच्चे भी मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तैयार हो गए हैं। मैडम, आपने 27,000 बच्चों का ज़िक्र किया है कि आपके यहाँ मुख्तलिफ़ 37 इदारों में 27,000 बच्चे पढ़ते हैं। हमारे जमीयत ओपन स्कूल के भी 2,000 को आप शामिल कर लीजिए तो 29,000 हो जाएंगे इंशाअल्लाह, या 30,000 के करीब। और अब इसी तरह से ये जो हमारा निज़ाम शुरू हो रहा है ये भी आप ही के बच्चे हैं। हमारे लिए बड़ा सआदत का मौका है कि हज़रत सदर मोहतरम दामद बरकातहुम ने इस निज़ाम को तरतीब दिया। पीए इनामदार साहब से मशवरा हुआ। अभी आप दिल्ली तशरीफ़ ले गए थे, सिर्फ चंद मेरे ख़्याल में एक दिन के लिए तशरीफ़ ले गए थे, हज़रत को सफ़र में जाना था। सुबह सुबह तय हुआ कभी आते हैं और मशवरा करना है, तो मैं मौलाना नियाज़ फ़ारूक़ी साहब और हज़रत सदर मोहतरम क़यामगाह पे हाज़िर हुए और यही गुफ्तगू जो आज की हाज़िरी का यहाँ से जो निज़ाम शुरू हुआ है यही मकसद था। इसी मकसद के तहत 1 घंटे गुफ्तगू हुई और फिर उसके बाद हज़रत अपने सफ़र पर गए और इनामदार साहब अपने। आप हज़रात से मेरी बड़ी दर्दमंदाना दरख्वास्त है कि अपने वक्त को आप बचाएंगे, अपने वक्त की हिफाजत करेंगे, अपने वक्त की आप कदर करेंगे। और घर को छोड़ा है, अपने बच्चों को छोड़ा है जो लोग घरों में रहते हैं, अपने इदारों को छोड़ा है, वो आपने जो छोड़ा है वही छोड़ दीजिए। यहाँ इस कैंपस में आप सब लोग तालिब इल्म हैं, है कि नहीं? आप इसको तस्लीम करते हैं कि हम तालिब इल्म हैं। अगर आपने इसे तस्लीम कर लिया आप तालिब इल्म हैं तो इंशाअल्लाह आप कुछ करके जाएंगे और हासिल करके यहाँ से वापस जाएंगे इंशाअल्लाह। और अगर दिमाग में किसी वजह से किसी को ये उसके दिमाग में बात है कि हम जमीयत उलमा के फ़ला इलाक़े के सदर हैं, फ़ला इलाक़े के दीनी तालीम बोर्ड के ज़िम्मेदार हैं, या हम जमीयत यूथ क्लब के ज़िम्मेदार हैं, हम तालिब इल्म कैसे हो सकते हैं? तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप तालिब इल्म हैं, तालिब इल्म की कोई उम्र नहीं, आप यहाँ मौजूद हैं, जब तक हैं वो आप तालिब इल्म हैं। वक्त का आप लिहाज रखेंगे। हमारे जमीयत यूथ क्लब के जो लोग वाकिफ़ हैं, ख़ास तौर से जमीयत उलमा के दफ्तर के लोग, जब हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब कोई मीटिंग बुलाते हैं, अगर 9 बजे की मीटिंग है तो 9:02 में दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर हाज़िरी की इजाज़त नहीं। इसी तरह से यहाँ जो क्लास का वक्त है, उस क्लास के वक्त में अगर आप हाज़िर नहीं हुए तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर आप उस चीज़ से उस दिन उस सेशन के लिए आप फिर महरूम रह जाएंगे। वो नहीं होने देना है। पूरी पाबंदी के साथ वक्त का पूरा लिहाज करते हुए, ये बहुत हमदर्द भी हैं और बहुत फ़िक्रमंद भी हैं। वक्त का लिहाज रखना है। जहाँ रह रहे हैं उनके हुकूक़ हैं, जहाँ रह रहे हैं उनके हुकूक़ हैं, जिस जगह रह रहे हैं उनके हुकूक़ हैं, जिनसे आप पढ़ रहे हैं उनके हुकूक़ हैं। हद यह है कि आप अपनी ज़रूरत के लिए इस्तिंजे में गए, उसका भी हक़ है। आप वापस आ रहे हैं तो वापस आने के बाद इतना उसे साफ़ सुथरा करके आइए, एक दूसरा जाए तो उसे किसी तरह की उलझन न हो, ये उसका हक़ है। अपने आने वाले साथियों के ये हुकूक़ हैं और हर एक को कुर्बानी पेश करनी है कि पहले आप बाद में हम। और अगर किसी वजह से कोई साथी बीमार है तो उसकी इत्तला ज़रूरी है। बिना इत्तला के कोई शख्स अपने कमरे में नहीं रहेगा और किसी को इस कैंपस से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। 9 को या 10 को अभी फ़ाइनल नहीं हुआ है, 9 को भी या 10 को इंशाअल्लाह आखिरी प्रोग्राम होगा। उसमें ऐसे कम से कम 9 लोग जो टॉप आए हुए होंगे, पूरा लिफ्टॉप की जो कीमत होगी वो उनको हदिया किया जाएगा हज़रत सदर मोहतरम के दस्ते मुबारक से। तो हर शख्स ये कोशिश करे कि मुझे उन 9 लोगों में शामिल होना है। हर शख्स ये कोशिश करे कि मुझे उन 9 लोगों में शामिल होना है।
वो टॉप आने की कोशिश करें, तब इंशाअल्लाह उसी जहन और उसी सोच के एतबार से आप तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब भी किसी तरह का कोई मसला हो, ये हजरात हैं, अगर कोई बीमार है तो उसकी इत्तला, कमरों में क्लास के टाइम पे हरगिज़ जाने की फ़िज़ा न बनाएं। नमाज़ों की पाबंदी तो आप करते ही हैं, पर यहाँ चूँकि मिनट टू मिनट सारे प्रोग्राम आपके बने हुए हैं, उनको आप उसी हिसाब से आप शामिल कर लें। इंशाअल्लाह 1-2 रोज़ में ऐसे इस निज़ाम से मरबूत होने में थोड़ी आपको हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन बाद में आप कहेंगे कि काश के कुछ और वक्त होता। इसी हाल में जहाँ आप बैठे हुए हैं, जमीयत ओपन स्कूल के जब आखिरी प्रोग्राम था तो मैं शरीक हुआ था। बाद बच्चों ने कहा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 महीने में वो सीखा है जो हम शायद साल भर में और इससे ज़्यादा वक्त में नहीं सीख सकते थे। आप कंप्यूटर लाइए और उसे खोल दीजिए, मैं उस कंप्यूटर को उसी हिसाब से फिट करके वापस कर दूंगा इसी जगह पे जहाँ आप बैठे हुए हैं। तो आप उनसे कम नहीं, मैं समझता हूँ कि आप हज़रात उनसे ज़्यादा हैं। और इसी अज़्म और हौसले के साथ, हर आदमी में जौहर है, हर आदमी में सलाहियतें, उन सलाहियतों को उजागर करने के मौके, ये उसका एक मौका है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है। हमें नफ़ा बख्श बनना है। मैं कल आ रहा था इधर कोकन की तरफ, सैलाब ज़दा इलाके में मेरा जाना हुआ था, तो बहुत तबाही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए। जाने ही में बहुत तकलीफ़ थी, बहुत लंबा सफ़र। कल मैंने 14 घंटे कार में सफ़र किया है आने जाने में, और वापसी में सूरत हाल ये थी कि रास्ता इंतहाई तंग, रात का अंधेरा, दोनों तरफ जंगल, टूटी हुई सड़कें, रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो लोग अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर खड़े थे कि कोई आगे चले और हम फिर आगे चलें। हमारे साथियों ने कहा नहीं गाड़ी आगे नहीं बढ़ाना है। तो मैं 1-2 मिनट मैंने तवक्कुफ़ किया, फिर मैंने कहा नहीं। मैंने मौलाना जमाल साहब से कहा आप दाईं तरफ देखिए, मुफ्ती शाहिद साहब थे, मैंने उनसे कहा आप बाईं तरफ देखिए, ड्राइवर साहब से मैंने कहा अपनी गाड़ी आप चलाइए, मैं आपके आगे देखता हूँ और हम गाड़ी आगे ले चलते हैं ताकि हमारे पीछे पीछे गाड़ियाँ आनी शुरू हों। यही मैंने उनसे कहा कि हमें नफ़ा बख्श बनना है, लोगों के लिए हम किस तरह से कारआमद हो सकते हैं और लोगों को हमारी ज़ात से फ़ायदा किस तरह का हासिल हो सकता है, वो बनना है। चुनांचे हमारी गाड़ियों के पीछे मैं समझता हूँ कि 5 से 6 घंटे के सफ़र में कम से कम 25-30 कारें रही होंगी, जो पूरे उस जो इंतहाई ख़तरनाक रास्ते से गुज़र रहे थे। आगे आने के बाद जब रास्ता साफ़ हुआ तब लोगों ने फिर निकलना शुरू किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 11 बजे के करीब हाज़िर हो गए थे, पर आपसे उस वक्त मुलाकात का मौका नहीं था, इस वजह से हाज़िरी नहीं हुई। सुबह मुलाकात हुई, बहुत अच्छा मौका है, बेहतरीन जगह है। इस निज़ाम के तहत हमें इसी तैयारी और कोशिश के साथ हमें कुछ लेके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज़ी दफ्तर से यहाँ हमारे साथी मौजूद हैं। एक बात मैं और अर्ज़ करना चाहता हूँ, दिल्ली का फसाद हुआ था, याद है आप हज़रात को? जमीयत उलमा ने काम किया, वो भी याद है। यहाँ मौलाना गयूर साहब मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, पता नहीं आए नहीं है क्या? हैं मौलाना गयूर अहमद साहब, हमारे मौलाना इरफान साहब, मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब, और आपके बगल मौलाना जमाल साहब, मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब, हमारे मौलाना कलीमुद्दीन साहब, और मौलाना नजीबुल्लाह साहब, मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब। ये हमारे जमीयत उलमा के काम करने वाले साथियों की रीढ़ की हड्डी। 166 मकान हमारे, ये मौलाना इरफान साहब यहाँ हैं, ये मौलाना जमाल साहब, मौलाना गयूर साहब, इन्हीं हजरात की निगरानी में पूरा तामीरी काम हुआ। और दिल्ली हमने उजड़ते हुए देखा है। 1947 को पढ़ा और सुना था, लेकिन इस दिल्ली को उजड़ते हुए देखा। और ऐसा मरहला आया कि हज़रत ने फरमाया कि अगर बसाना है तो वहाँ रहना पड़ेगा। हम लोग जब गए तो लोग भाग रहे थे, उन्हें रोका गया और वहाँ रहने का फ़ैसला किया गया। जिस रात हम लोगों ने शिव विहार में क़याम किया था, सिर्फ एक घर था, 2 बाप बेटे, उनमें से एक को हम लोगों ने अपने साथ रखा। मैं, मौलाना जमाल, मौलाना गयूर साहब और मेरे साथी शफीउल्लाह जो हमारी गाड़ी चलाते थे। वो कैसी कठिन रात रही होगी, और वो रात कैसी गुजरी है वो इन हज़रात से पूछिएगा। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की वापसी और खुशामद और लाना जाना। 23 रोज़ के बाद हमने जमीयत उलमा के दफ्तर का पानी पिया था। इसमें हरगिज़ कोई अपना कमाल नहीं,
हमारी उस जमात की बुनियाद, जिस जमात ने ऐसे इस जमात को तैयार किया और अफराज साजी की, और उस हौसले और जज्बे को सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने ये मशवरा दिया कि अगर इनको बसाना है तो वहाँ क़याम करना होगा। उसी हौसले की ज़रूरत है। इसी हौसले के साथ आपको जाना होगा। किशनगंज के भी साथी आए हैं, हमारे दिनाजपुर के भी साथी हैं, हैदराबाद और कर्नाटका के भी साथी हैं, सब यूपी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आए हुए हैं। उस तामीर में जो तामीरी काम किया गया था 166 मकान का, वो आपकी ज़ात है। हमारे डॉक्टर पी ए नामदार साहब, इतने सारे इदारे आप देख रहे हैं। जमीयत उलमा ने चूँकि लॉकडाउन भी हो गया था और दहली फसाद में कोई अपील नहीं की गई थी, वो पूरा का पूरा तामीरी काम आपकी तरफ से हुआ था। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, पूरा का पूरा। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 मस्जिदें भी आपकी तरफ से, मदीना मस्जिद, तैयबा मस्जिद, औलिया मस्जिद, 3 है ना, ये 3 मस्जिदें। और मार्केट भी, मार्केट नहीं, दुकानें अलग से 44-45 दुकानें अलग से बनाई गई थी। उसमें भी आपका बड़ा योगदान और किरदार रहा है। तो एक तरफ उधर खिदमत खल्क, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचने का सबसे करीब तरीन रास्ता खिदमत खल्क है। लोगों के दिल आप जीत सकते हैं जब आप लोगों की ज़रूरत पे काम आए। हमारे दीनी तालीम बोर्ड के सेक्रेटरी हैं मौलाना खालिद साहब, यहाँ हैं मौलाना एहतशाम साहब हैं, मौलवी ज़ाकिर हैं, मौलवी शोएब हैं, ये सब दफ्तर के ज़िम्मेदार लोग हैं। और सब आप सब जितने आए, हमारे मौलाना अबुल हसन साहब हैं, हाफिज़ बशीर साहब हैं, जमीयत उलमा अहमदाबाद के मौलाना मोहम्मद को देख रहा हूँ, हाफिज़ सरताज को देख रहा हूँ, जाबिर भाई को देख रहा हूँ, पालनपुर से हमारे मौलाना नवैद साहब हैं, मौलाना खालिद साहब हैं, और हमारे मौलाना सादुद्दीन साहब भी नए इमारत शरिया हिंद में, मौलाना अलाउद्दीन साहब हापुड़ जमीयत उलमा के, सब यहाँ बावकार अपने अपनी जगह पे एक ज़िम्मेदार की हैसियत से। सबका नाम तो मैं इस वक्त नहीं ले सकता हूँ, लेकिन गुजारिश ये कर सकता हूँ मौलाना मुफ्ती मनाजिर साहब कि आप यकीनन एक बड़े मदरसे के उस्ताद हैं। मौलाना हमारे मारूफ़ करखी साहब, आप सब हजरात यहाँ, आप सब हजरात तालिब इल्म की हैसियत से हैं। मौलाना खालिद साहब भी हमारे किशनगंज के ज़िम्मेदार हैं। तो इस अपनी वो छाप आप छोड़ के जाएँ जो अपने इदारों में अपने बच्चों से आप चाहते हैं। ये मेरी आखिरी गुजारिश है। वो छाप छोड़ के जाएं जो आप अपने इदारों में अपने बच्चों से चाहते हैं कि आपके बच्चे कैसे बन के जाएं। तो इसी तरह से आपकी भी ये ख्वाहिश और कोशिश होगी कि आप यहाँ से बन कर जब जाएं तो आप इस इदारे का नाम रोशन हो आपके ज़रिए से, भाई इस 10 दिन में 15 दिन में आपने कहाँ से हासिल किया है। जज़ाकल्लाह। मैं फिर आप हज़रात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये जहाँ आप हैं, ये 67 लाख आबादी वाला शहर और इलाका है पूना, अब बहुत अहम है। उस बीच में इदारा है जहाँ आप मौजूद हैं। इस वक्त कुदरती हालात का शिकार है। अल्लाह का शुक्र है कि अमवात कम हुई हैं। आप हज़रात अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला जिन तकलीफ़ों और मुसीबतों में है, जिसको हमने मीडिया में तो देखा था, लेकिन जो कल आँखों ने देखा है वो बयान नहीं किया जा सकता है। और ऐसे हालात में जो वाक़यात पेश आते हैं, दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर फरमाए। और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द लोग अपनी पटरी पे आ जाएं, अपने ट्रैक पे खड़े हो जाएं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं महफिल के रूह रवा डॉक्टर पी ए नामदार सर से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ज़रीन ख़यालात से इस महफिल को मुअत्तर करे। मुझे पहले माफ़ कीजिए क्योंकि मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ और संस्कृत सब्जेक्ट लेकर मैं एसएससी पास हूँ, फिर ग्रेजुएट वगैरह हुए। तो फसी उर्दू के मामले में मैं थोड़ा वीक रहूँगा, लेकिन ये बात तय है कि आज का ये जो प्रोग्राम है ये अपने जगह तारीखी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि दीन के साथ में दुनिया की जब मालूमात हो जाती है तो दीन फ़िलॉसफ़ी है और
फ़िलॉसफ़ी को अमल में लाने के बाद में जो ताकत आती है वो अपने जगह बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हमने भी इस कैंपस में वही कोशिश की है कि हमने इस कैंपस में, मैं जब आया 300 बच्चे थे और 2 प्राइमरी स्कूल और 2 हाई स्कूल थे। और आज यहाँ पर बच्चे 27,000 हैं, लेकिन डेंटल कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, आर्किटेक्ट का कॉलेज है, लॉ का कॉलेज है, फिर यूनानी मेडिकल कॉलेज है, फिजियोथेरेपी का कॉलेज है, नर्सिंग का कॉलेज है, साथ साथ में एजुकेशन में डीएड है, बीएड है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, एमएड है, एमफिल है और पीएचडी है। और फिर गर्ल्स के हाई स्कूल्स हैं, 3 जूनियर कॉलेज इस कैंपस में हैं और 3 हाई स्कूल भी इस कैंपस में हैं। स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाले बच्चे भी हैं। और हम कहाँ थे और हम कहाँ पहुँचे, इसके बारे में जब भी लोग मुझे क्रेडिट देना चाहते हैं, मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अकीदा यह है कि जब अल्लाह चाहता है तो चीज़ें हो जाती हैं। तो हम लोगों ने उसको क्रेडिट लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं 15 रुपए लेके पुणे आया हूँ और आपने ना गरीबी पढ़ी है, ना सुनी है, ना देखी है। वो गरीबी मैंने देखी हुई है, क्योंकि मैं आज 77 ईयर का ओल्ड हूँ। मैं 77 साल की मेरी उम्र है और 1945 की पैदाइश है। पार्टीशन हो चुका था 47 में। उसके बाद में 1950 में मैंने स्कूल मराठी मीडियम में शुरू की, क्योंकि हमारे उस एरिया में मराठी मीडियम की स्कूल थी। और उन दिनों में गुर्बत तो हम बता नहीं सकते ऐसी थी, लेकिन अल्लाह का फजलो करम ज़्यादा था। हम 2 हमारे डजन, इस तरीके का वहाँ पे उन दिनों में माहौल था। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस्लाम के जो बुनियादी फ़िलॉसफ़ी है, तालीम, हरकत, हिजरत, हिकमत, और ये सारी चीज़ों से हम गुज़रते हुए पूना पहुँचे। मैं लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर 17 साल गवर्नमेंट की सर्विस किया हूँ और उसके बाद में रिटायर्ड होकर मैंने एक पंजाबी फैमिली के साथ में मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और जहाँ पर आज मैं ठहरा हूँ वो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद में मैंने ये डिसीजन लिया कि सिर्फ मैं बड़ा होकर कुछ होने वाला है नहीं। जब तक मैं जिस पर्पस के लिए अल्लाह ने मुझे ये कुछ दिया है, माफ़ करना मैं इस तरीके से भी उसको बताता हूँ आम तौर पे कि मैं अल्लाह के साथ व्यापार कर रहा हूँ। मैं अल्लाह के साथ व्यापार कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने प्रॉमिस किया है कि तू मेरे तरफ एक कदम आगे बढ़ा, मैं तेरे तरफ 10 कदम आगे बढ़ाऊँगा। और मेरा ये मानना है कि अल्लाह का जो अकाउंट है 31 मार्च को नहीं पूरा होता, ये हर शाम को पूरा होता है। हमने जो कुछ भी किया उसका अल्लाह ने 10 टाइम्स रिटर्न दिया। और पूना शहर आरएसएस का रियल गढ़ है, गढ़, यानी जो कुछ भी फ़िलॉसफ़ी जो चलती है पूरे हिंदुस्तान में वो पूना से चलती है। और नागपुर जो है वो आरएसएस का हिसाब किताब का हेडक्वार्टर है। तो ऐसे जगह में इतनी बड़ी
चीज़ यहाँ पे ठहर सके तो इसको और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह की मर्ज़ी तब ये हो गया है। पीएचडी एक ऐसी डिग्री है, हमारे पास लॉ कॉलेज में पीएचडी है, एमबीए में पीएचडी है, आप फार्मेसी के अंदर पीएचडी है, फार्मेसी कॉलेज में डीएड है, बीएड, सारी चीज़ें, ये चीज़ें वहाँ पर हमारे पास हैं। यूनानी मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने पेंडेमिक के अंदर वहाँ पे ट्रीटमेंट की पूरी अरेंजमेंट की गई थी और मेरा लड़का डॉक्टर है, तो हमने हॉस्पिटल खोला हुआ है 110 बेड का, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नज़दीक ही है। और ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो सकी हैं कि इरादे नेक थे। आप यकीन मानिए कि यहाँ पर मैंने जब चार्ज लिया, मैं 1977 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त में पीने के पानी का एक बूंद नहीं था। तो बच्चे यहाँ पे 300-400 जो भी थे खाना खाते थे, तो यहाँ पे सामने जितने घर हैं वहाँ पे पानी का मटका रखा जाता था और बच्चे वहाँ जाकर पानी पिया करते थे। और एक भी बाथरूम नहीं था, एक भी बाथरूम यहाँ पे नहीं था। ऐसे हालात में हमने चार्ज लिया और जैसा हर जगह होता है, जब काम नहीं होता तो तारीफ़ होती है, काम जब शुरू होता है तो तकलीफ़ होती है। सिर्फ हमारे मुस्लिम भाइयों ने, एक भी नॉन मुस्लिम नहीं, ये सब सिर्फ मुस्लिम भाइयों ने 250 कोर्ट केसेस मुझे पे लगाए, सिर्फ 250 केसेस। हो सकता है उसके पीछे भी अल्लाह की कोई शान थी, क्योंकि वो 250 केसेस के वजह से मैं लॉ के अंदर एक्सपर्ट बन गया। अल्लाह का तरीक़ेकार है। और ऐसे ऐसे केसेस लड़े हैं मैंने सुप्रीम कोर्ट में कि पूरे हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ में जो चेंज आया है वो मैंने केसेस लड़ के जीतने की वजह से आया है। हिंदुस्तान के दस्तूर को अमेंडमेंट किया गया है हमारे केसेस के बुनियाद के ऊपर। मेरी आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले इस बात को याद रखें, 1947 के बाद में और ख़ास करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की राज्य घटना दस्तूर जब से आया है, मुस्लिमों ने बहुत 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 प्रोग्रेस किया है। इसके ऊपर आप भरोसा करें, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमेशा पॉजिटिव सोचें, रोने धोने की बातें करना नहीं है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या हालात थे, 1% लड़कियां नहीं पढ़ती थी, 1950 की बात कर रहा हूँ मैं, 1%। आज 67%, 67% बच्चियाँ तालीम ले रही है। वो भी दिन थे कि मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमता था, बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ कहते हुए। आज हमको घूमने की ज़रूरत नहीं है, बच्चियाँ पढ़ रही हैं। आज मैं घूमता हूँ तो ये कहते हुए घूमता हूँ कि कम से कम ग्रेजुएट कराओ लड़कियों को, और वो भी मामला हो रहा है। इस कैंपस में हर साल 3,500 बच्चे पास होते हैं ग्रेजुएशन में। हमारे कैंपस में सीनियर कॉलेज है, जो मिसेस इनामदार ने अपनी जो कुछ भी पैसे थे पूरे लगाकर सीनियर कॉलेज लड़कियों के लिए शुरू किया। अभी को एजुकेशन में है हम, 6,000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। और क्वालिटी को देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ये गवर्नमेंट ने, अभी की गवर्नमेंट ने हमको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है यहाँ पर। अब और एक प्रपोज़ल हमारे पास यहाँ पे शुरू है कि जिसके वजह से 5 कॉलेज को मिलाकर हमारी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी बनने को है। तो जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद इसके बातें नहीं करते हुए, दूसरों ने क्या करना है इसकी बहस नहीं करते हुए,
हम लोगों ने हमारा एजेंडा क्या होगा इसके ऊपर हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। और इसमें सैयद मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो काम किया है आप लिख लीजिए, हज़ारों साल की तारीख लिखी गई है और मौलाना साहब की ये जो डिसीजन है आप सब लोगों को किस तरीके का ट्रेनिंग देना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसकी तारीख सोने के लफ्ज़ों में लिखी जाएगी। मैं बोलता हूँ आपको याद रखिए। एक सोच पूरी नई आ चुकी है और वो सोच ऐसी है कि वापस इस मुल्क पे हम राज करेंगे और मोहब्बत के साथ, दिमाग के साथ, सबको साथ में लेके जाने के साथ हम राज करेंगे। क्योंकि दीन के साथ में जब दुनिया की तालीम मिल जाती है तो एक फ़िलॉसफी है और एक दूसरे तरफ सीधा सीधा उस पर अमल करने का तरीक़ेकार है। तो जब बैलेंस क्या था हमारे पास, मैं जब चार्ज लिया, एक हाजी गुलाम मोहम्मद आज़म है, ये शख्स है, पहली जी तस्वीर है, ये हाजी गुलाम मोहम्मद आज़म की है। ये कभी पूना नहीं आए, ये रांदेर सूरत गुजरात के हैं। इन्होंने अल्लाह की मर्ज़ी से दौलत कमाई रंगून में, उन दिनों में रंगून पार्ट ऑफ हिंदुस्तान था, और साथ में फिर बॉम्बे आए। तो वहाँ आने के बाद में उन्होंने डिसीजन लिया, जाके गवर्नर को मिले, ब्रिटिश गवर्नर को। 1925 की बात है, 100 साल होने को आ गए। और उनको मिलकर उन्होंने अपनी विल बनाई, उनको दी, तरीक़ेकार देखिए क्या इख्तियार किया गया। और उनको कहा ये मेरी विल है, मैं आपको उसका ट्रस्टी बना रहा हूँ और ये पैसे मैं आपके ताबे में दे रहा हूँ, 1,85,000 रुपये 1925 में, जिसके हर साल में डबल अगर किए हैं, हर 5 साल में, तो 2,000 करोड़ रुपए होते हैं आज के हिसाब से। तो और उनको ट्रस्टी बनाया और ये कहा कि पूना में ज़मीन लीजिए, क्योंकि पूना तालीम का गहवारा है और वहाँ पे मुस्लिमों के लिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और वो विल के साथ में गवर्नर ने पैसे लिए, बैंक में रखे और यहाँ के कलेक्टर को बोला कि ये पैसे से ज़मीन लेनी है हमने। तो ये 25 एकड़ ज़मीन वो पैसे से ली गई और मिलिट्री की ज़मीन थी ये, तो मिलिट्री को पैसे दिए गए और मिलिट्री ने आसपास में वो पैसे से 300 एकड़ ज़मीन ली। लेकिन MG रोड का मतलब क्या होता है, महात्मा गांधी रोड, हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर सबसे नज़दीक जो रोड होता है वो MG रोड होता है। तो हमारी जहाँ पे बॉर्डर्स ख़त्म होती है इस बिल्डिंग की या इस कैंपस की, वहाँ MG रोड शुरू होता है। हार्ट ऑफ द सिटी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ये जगह है। और ऐसे शख्स ने इस चीज़ को हम लोगों तक पहुंचाया है। इसके लिए हाजी गुलाम मोहम्मद आज़म ट्रस्ट इसको कहा जाता है। और ये जो शख्स हैं ये बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत फेमस वकील थे। अब्दुल कदीर खान साहब बहुत फेमस वकील थे और मुझे वो शर्फ हासिल है कि इनके सिलसिले से मालूमात लेने के लिए मैं इनके हाथ के नीचे जो वकील थे उनके घर पे गया था। उनका नाम था नागू अण्णा देशपांडे, ब्राह्मण। तो जैसा मैंने उनसे बात करना शुरू करने के पहले वो आए, मुझे बिठाया और ख़ुद गए, इनकी तस्वीर उनके घर में लगी थी, उसकी पूजा की और फिर आकर मेरे से बात करना शुरू किए। ये ब्रिलियंट वकील भी थे और साथ साथ में उसूलमंद रहने की वजह से इस कैंपस को यहाँ तक पहुँचाने में
इनका हाथ है। 1977 में हमारी ये हालत थी। हाजी गुलाम मोहम्मद आज़म एजुकेशन ट्रस्ट एक है और महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी और एक ट्रस्ट है। ये दोनों मिल के इदारे चलाने का काम महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी करती है और इदारों को मदद करने का, उनको सपोर्ट करने का काम हाजी गुलाम मोहम्मद आज़म एजुकेशन ट्रस्ट करता है। तो ये जिस तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट से सारी चीज़ें अपने ताबे में ली ट्रस्ट बनाकर, तो मैंने जब 1977 में चार्ज लिया तो दोनों ट्रस्ट का मिला के 8,000 रुपये बैंक बैलेंस था, दोनों ट्रस्ट का मिलाकर। और आज कम से कम 350 से 400 करोड़ रुपए का काम इस कैंपस में हुआ है। इसका मतलब क्या है? पैसे की कमी नहीं रहती। आप यकीन मानिए पैसे देने वाले बहुत लोग हैं, हर कम्युनिटी में हैं, वो ढूंढ रहे हैं अच्छे और सच्चे लोगों को, ढूंढ रहे हैं। 140 करोड़ के इस मुल्क में अच्छे और सच्चे लोग ढूंढते ढूंढते बहुत से लोगों के 100 साल चले गए हुए हैं, मिलते नहीं। और वो लोग ड्यूटी बोल के कर रहे थे, ये फॉर्मेलिटी बोल के या उपकार बोल के नहीं कर रहे थे, ड्यूटी। और इतना बड़ा इदारा अगर ठहर सकता है पूना जैसे मकाम के ऊपर, तो सब जगह ठहर सकता है। ज़रूरत है ऑनेस्ट लोगों की ज़रूरत है, और वो ऑनेस्टी हमारी बुनियाद है इस्लाम की। और अगर हम उस पर अमल करेंगे कोई चीज़ की कमी नहीं लगेगी। और हम इस चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पर, एहसास कर रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बदले हुए ज़माने में हमको ये कहा गया, मैं बहुत छोटा हूँ इस फील्ड में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा अपने को कि अगर तालीम लेना है चीन पे जाइए, चीन पर। अभी चीन में जाने के बाद में कौन सा अरेबिक में तालीम लेने वाले थे अपन? नो। इसका मतलब अगर आपको तालीम लेना है तो मीडियम मत देखिए, लेकिन तालीम लीजिए, ये वहाँ पर मैसेज है। इसी तरीके से अंग्रेज़ी, आज यहाँ पे जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं वहाँ पे देखिए, लैपटॉप है, ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें किसने ईजाद की हैं? बाहर के लोगों ने की है, और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। रिसर्च हमने किया, मुस्लिमों ने रिसर्च किया, सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने ली, लेकिन उस पर अमल करने का वक्त आने के वक्त में कुछ लोगों ने उसको डिले कर दिया, या उसकी अहमियत को नहीं समझने की वजह से अल अज़हर यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ें हुई, लेकिन उस पर अमल नहीं करने की वजह से ये हमारी चीज़ें लेकर जाकर वेस्टर्न लोगों ने, फिर ब्रिटिश रहेंगे, यूरोपियन रहेंगे, सभी लोगों ने उस पर अमल किया। और हम अभी उनको पूछ रहे हैं हम ये कर सकें क्या, हम वो कर सकते हैं क्या, इस तरीके से। और हम चाह रहे हैं अंग्रेजी आए, बोलना आए, अंग्रेजी बोलना है, क्योंकि लिखना बंद हो चुका है। आपके मालूमात के लिए लिखना बंद हो चुका है। इतना ही नहीं, 10 साल पहले हम टाइप करते थे, टाइपिंग बंद हो गया है। आप मोबाइल हाथ में लीजिए, बोलिए, टाइप होने लग गया है। एक बटन दबाइए, पूरी दुनिया के 200-250 लैंग्वेजेस हैं, आप चाहें वो लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बैठे बैठे आपने बात की, टाइप हो गया, उसको बटन दबाएं, जर्मनी में ट्रांसलेट हो गया। ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, उसका हम लोगों को एहसास करना पड़ेगा। और अंग्रेज़ी आना
आज नॉलेज को लेने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो अंग्रेज़ी में पहुंच चुकी है, और बोलने वाला अंग्रेजी आना चाहिए, बोलने वाला। और दूसरा है कंप्यूटर और उससे जुड़ा हुआ सारा नॉलेज, और उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे छोटे से छोटे बच्चों को दे रहे हैं। 27,000 बच्चों की बात तो आपने सुनी, 14,000 उसमें का बच्चा है झुग्गी झोपड़ी का, इस कैंपस में है। और वो क्या है, मैं अंग्रेज़ी जो बोल सकता हूँ उससे बेहतरीन अंग्रेज़ी हमारे 4 साल के 5 साल के झुग्गी झोपड़ी के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बोलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी आप कंप्यूटर के पार्ट दीजिए बच्चों को, कंप्यूटर बना के आपको चला के देते हैं। उम्र के 5 साल के बच्चे हैं, सैकड़ों से हैं, ऐसा नहीं 1-2 हैं, सैकड़ों से बच्चे हैं। और ये कौन है, झुग्गी झोपड़ी के हैं। क्योंकि मैंने क्या सोचा कि नाउम्मीदी कुफ्र रहने के बावजूद हर घर में नाउम्मीदी की बात हो रही है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है लोगों के अंदर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने ये 2 चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया, अंग्रेज़ी बोलना आए और कंप्यूटर लिटरेसी आए। एक घर में भी ये मामला पहुंचता है, एक झोपड़ी में भी ये मामला पहुंचता है, तो वहाँ के 100 झोपड़ियों के अंदर उम्मीद जग जाएगी, और वही हुआ है। और इतना बेहतरीन बच्चे अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, इतना ही नहीं, 3 साल के बच्चे 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 5 बच्चों, वो 5 बच्चे आगे 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि टीचर बन गए। तो इस तरीके से 50,000 से ज़्यादा बच्चे अंग्रेज़ी बोल रहे हैं इस कैंपस से जुड़े हुए। तो 40 टीचरों को अपॉइंट किया है, हम देते हैं यहाँ से सैलरी, कॉरपोरेशन के, जिला परिषद के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। क्योंकि आपका हमारा सबका मानना है सारे मर्ज की एक ही दवा है, तालीम। और जिस दिन हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है, उस दिन से पूरा माहौल बदल गया है। यहाँ पर 32-33 इदारे हैं, 27 इदारों का प्रिंसिपल मुस्लिम नहीं है, याद रखिए। क्या है? 27 इदारों का प्रिंसिपल मुस्लिम नहीं है। और उसके वजह से क्या हो गया, बेहतरीन माहौल बन गया। क्योंकि ये देखा जाता है कि मुस्लिमों के पास नॉन मुस्लिम अच्छा काम करता है और नॉन मुस्लिमों के पास मुस्लिम अच्छा काम करता है। 250 केसेस किसने लगाए? तो इसलिए ये बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि तालीम देना ट्रस्ट का काम होना चाहिए, टीचरों को नौकरी लगाना नहीं। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों ट्रस्ट हैं मुस्लिमों के, उसमें से 99,000 ट्रस्टियों का ये मानना है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले तो क्यों खोले? टीचरों को नौकरी लगाने के लिए, बच्चों को थोड़ी पढ़ाने के लिए खोले। इस कैंपस का ये डिसीजन है, यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो खुली है बच्चों को पढ़ाने के लिए है, टीचर उसका एक रिक्वायरमेंट है। और ये चेंज आने की वजह से आप यकीन मानिए कि मुस्लिम इदारे की फाइल लेके एक ब्राह्मण घूम रहा है गवर्नमेंट के पास यूनिवर्सिटी में मंजूरी के लिए, इसके लिए, तो वो लोगों को शॉक लगता है। अगर हम चाहते हैं चेंज आए तो हमको चेंज शुरू करना पड़ेगा। और क्या नहीं हुआ है, मुगलों के दौर के अंदर प्राइम मिनिस्टर 90% ब्राह्मण तो थे, बिल्कुल नहीं ब्राह्मण, क्योंकि दूसरों को एजुकेशन लेना हराम था ना। तो ये अगर हो सकता है तो हम यूं उसको
दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, एक माहौल बेहतरीन बन जाता है। और हम चाह रहे हैं कि जो तालीम यहाँ पे ली जाने वाली है वो हिस्ट्री तो क्रिएट करने ही वाली है, और हो सकता है हम लोगों की दीनी मालूमात की वजह से, दीन के ऊपर अमल करने की वजह से, समझो आप में से कुछ लोग जज बन गए, क्यों नहीं बनेंगे, आराम से बनेंगे, जज बन गए, आपके बच्चे बनेंगे, आप नहीं बन सके किसी वजह से, आपके बच्चे बनेंगे। दीन की मालूमात के साथ जब वो कानून के ऊपर डिसीजन देगा उसका मामला अलग रहेगा, वो पूरे माहौल को बदल देगा। ये जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नॉन मुस्लिमों के अंदर फैली है, जब आप लोग उस पोजीशन पे आ जाएंगे, आप यकीन मानिए आपके लिए वही सारे लोग जो आज दुश्मनी की बात करें, सब आपकी लंबी उम्र की दुआ भी वही लोग करेंगे, क्योंकि वही चीज़ को सामने रखते हुए मौलाना ने ये डिसीजन लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके स्पिरिट को समझे, उसके स्पिरिट को समझे। सेल्फ डिफेंस का मामला आपने बात की, हमने डिस्कस किया, यहाँ पे है हमारे पास वो चीज़ें, और हम उसके ऊपर पूरा अमल कर रहे हैं। 1000 लड़कियाँ यहाँ पे हॉस्टल में रहती हैं, 600 से 700 लड़के हमारे पास हॉस्टल में रहते हैं, और ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम जो किया गया है, क्योंकि मुस्लिमों के अंदर लड़कियों की तालीम बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जानी चाहिए। और मुझे ये कहते हुए थोड़ा दुख भी होता है, आप यकीन मानिए कि मैंने वेद पढ़ा हुआ है और अच्छे तरीके से मैं जानता भी हूँ। वेद में औरत का मर्तबा क्या है आपको मालूम है? पशु, पक्षी, क्षुद्र और स्त्री, एक जानवर, परिंदा। क्षुद्र बोले तो हिंदू मज़हब के अंदर फेंक देने वाले लोग, और स्त्री, ब्राह्मीण स्त्री भी एक मर्तबा। और हमारे पास क्या कहा गया है? हर औरत और मर्द को पैदाइश से लेके कब्रिस्तान में जाने तक तालीम लेना फ़र्ज करार दिया है, और हमने तालीम नहीं दी औरतों को। अगर हमारी अम्मी जान सबकी तालीम याफ्ता होती तो हम कहाँ होते? पूरी दुनिया पर राज करते। और जिनको ये कहा गया कि तालीम लेना तुमको हराम है, वो लोगों ने तालीम वेद में लिखा है, वेद को बाजू में रख दिया, तालीम लेना शुरू करे। सबसे ज़्यादा आज जो तालीम लेती हैं वो हिंदू लड़कियां लेती हैं, ब्राह्मीण लड़कियां लेती हैं, और पहले 10 नंबर के अंदर 6-7 उनका नाम होता है। हमको क्या हिदायत दी गई, उनको क्या नहीं करने की बात कही गई, तो उन्होंने उस चीज़ को बदल दिया और आगे निकल के चले गए। सती आप जानते हैं? सती, अगर शौहर गुजर जाता है तो औरत का ये फ़र्ज़ बताया गया है कि उसके साथ में उसको भी जलाया जाए। 5000 साल में कितनी औरतें गुजरेंगी, कितनी गुजरेंगी? उसकी बात कभी होती है? नहीं होती। इस पूना शहर में एक शौहर के मैयत में 5 औरतों को जलाया गया है। मेरे नाम के साथ में मेरे पास है, बुक है बाकायदा, उनके ही लोगों ने लिखी हुई। यहाँ पे 1 से ज़्यादा शादी की बातें होती हैं मुस्लिमों के सिलसिले से। नाम के साथ में 5 औरतें हैं। वो बंद होने के बाद में, अब मेरे ख्याल से 10 साल पहले तक चलता था ये मामला। राजस्थान में 10 साल पहले सती उनको भेजा गया था। तो ये सारी चीज़ों में आपको क्या बता रहा हूँ, बेहतरीन फ़िलॉसफ़ी पे अमल करने का काम हमारे लोगों ने किया, और उसके वजह से 600 साल राज किए। एक बात और समझ लीजिए, जब भी अभी के जो लोग हैं राज कर रहे हैं,
इन्होंने जब भी 2000 साल 5000 साल में जब भी राज किया है उस वक्त में मुल्क का सत्यानाश किया है, याद रखिए। और यहाँ तक हालत आ गए कि उनको मारने वाले लोग तैयार हो गए, तो बाहर से लोगों को बुला के लेकर आकर उनके ताबे में मुल्क देकर उनका शुक्रिया अदा करने का काम किया है। वो बाहर से आने वाले आए नहीं, बुलाए गए हैं, और वो मुस्लिम थे, वो मुस्लिम थे। वहाँ से मुस्लिम आ गए ऐसा करके, वो ऐसा सब झूठ है वो। तो हम चाहते हैं कि ये जो कुछ भी ट्रेनिंग और ये जो मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो कुछ भी डिसीजन लिया है, इससे जो हिस्ट्री बदलने वाली है, इसकी शुरुआत आपसे होने वाली है। और ये शुरुआत करते वक्त में दिल लगाकर आप कीजिए, छोटी मोटी खामियां कमियां उस पर मत जाइए। क्या हमको मिल सकता है नॉलेज, वो लीजिए, उस पर मेहनत करना शुरू कीजिए। आपने देखा मौलाना फुटबॉल भी खेल रहे थे, लास्ट 2-3 टीम आके गई हुई हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। हमने ट्रिप को भी भेजा था उनको, ताकि किस तरीके से यहाँ का माहौल है वो भी 10-20-25 किलोमीटर दूर थी, वहाँ पर भी हमने उनको भेजा था। ज़ोर नॉलेज एक्वायर करने पे लीजिए, इरादा इस नॉलेज को इस मुल्क पर हमको सबके साथ में रहकर जीतना है, ये गोल रख के लीजिए। तो देखिए इसमें कैसी कामयाबी आती है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि एक बहुत बड़े प्रोग्राम की शुरुआत है, और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम भी कामयाबी के साथ में, क्योंकि आपके पास जो डेडिकेशन है, जो डिवोशन है, जो डिसिप्लिन है, ये कुछ मजाक का मामला नहीं है। बहुत कम लोगों के अंदर ये होता है, और इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएंगे तो हम समझते हैं कि जो ख्वाब मौलाना ने देखा है और हम मदद कर रहे हो, सब झूठ है। सब जब अल्लाह चाहता है रास्ते निकालता है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मौलाना महमूद मदनी साहब जैसे शख्स ने बाकी के जितने जमातें हैं उसको देखे, तो ये हिस्टोरिकल डिसीजन है और इससे हिस्ट्री लिखी जाएगी। हिस्ट्री के हिस्टोरिकल डिसीजन लेने के लिए जिगर लगता है, बोल्डनेस लगता है, वो उन्होंने बताया हुआ है। और उस पर अमल करके आप ये बताएं कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था उस डिसीजन को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैर सर। आपने सुना होगा एक मशहूर मुफक्किर का कौल है कि डिक्लाइन ऑफ ए लिटरेचर इंडिकेट द डिक्लाइन ऑफ ए नेशन, यानी कि अदब का ज़वाल कौम के ज़वाल की निशानी है। तो कौम को ज़वाल से बचाने के लिए डॉक्टर पी ए नामदार सर ने क्वालिटी एजुकेशन की बुनियाद डाली, जिसके लिए फ़िज़िक्स मैथ्स एकेडमी बनाई गई ताकि बच्चों को साइंटिस्ट बना सके, सीए बना सके और अच्छा इंजीनियर बना सके। उसके बाद यूपीएससी एमपीएससी एकेडमी बनाई गई ताकि उससे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बना सके। और टेक्नोलॉजी से जोड़ने का जो काम है, पूना यूनिवर्सिटी में 1500 कंप्यूटर है और आज़म कैंपस में 3500 कंप्यूटर है। तो अदब और टेक्नोलॉजी को जोड़ने का जो नाकाबिल फरामोश कारनामा जो अंजाम दिया है सर ने, वो काबिल तहसीन है। तो मैं जज़ाकल्लाहु खैर। अब मैं नूरजा साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो तरबियती नशिस्त की नशे व फराज से आपको आगाही करें। जज़ाकल्लाह सर। तरबियत की थोड़ी सी शेड्यूल के हिसाब से मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी। अपना शेड्यूल जो दिन का है वो सुबह 6:45 बजे से शुरू होगा। 6:45 बजे से 7 बजे आपको चाय दिया जाएगी। चाय के बाद में 7 बजे से 8 बजे तक के हमारा स्पोकन इंग्लिश का क्लास होगा। तो सबसे गुजारिश है कि बराबर 6:45 बजे आप रेडी रहे। 6:45 बजे आपको चाय दी जाएगी। चाय देने के बाद में 7 बजे, आज आपने देखा था कि 7 बजे हो चुका था और सिर्फ 35 लोग वहाँ पे थे, ठीक है। तो कल से हमें ये नज़ारा नहीं होना चाहिए। हम सारे 95 लोग हमारे वहाँ पे 6:45 के करीब आपको नीचे तैयार रहना है।
फिर 7 बजे से 8 बजे तक हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लास ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद 8 बजे आपको नाश्ता दिया जाएगा। 8 बजे से 8:30 बजे तक के हमारा नाश्ता तकरीबन पूरा हो जाएगा। उसके बाद 8:30 से 11 बजे तक हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला सेशन हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, 11 बजे फिर से दोबारा चाय दी जाएगी आपको। 11:20 तक के चाय टी ब्रेक रहेगा आपका। उसके बाद में 11:20 से 1 बजे तक हमारा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट का सेकंड वाला सेशन जो एक्टिविटी बेस्ड होगा वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग ने 1 बजे से 2:30 बजे तक के हमारा नमाज ज़ोहर और खाने का लंच का हमारा प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद 15 मिनट अभी सर ने बात करने के बाद में हमने ये किया है, 2:30 बजे का हमारा शेड्यूल था, तो अभी 2:45 को मतलब 2:45 बजे से 3:45 बजे तक के हमारे यहाँ पे हार्डवेयर वाला स्किल्स आपको सिखाया जाएगा। जिसमें हार्डवेयर वाला स्किल जैसे अभी सर बात कर रहे थे कि सारे पुर्जे कंप्यूटर्स के अलग अलग किए जाएंगे, जो आपको बताया जाएगा कि किस तरह से कैसे जोड़ना है। तो हर एक मतलब अभी यहाँ पे स्टूडेंट ही है आप लोग, इस हिसाब से मैं बात करना चाहूँगी कि हर एक स्टूडेंट को सारे पुर्जे जोड़कर कंप्यूटर आप 15 मिनट में सामने रख सकते हो। इस तरह की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। और हर इसमें हमने 2 ग्रुप ऑलरेडी आपके कर रखे हैं। जो नौजवान है एज ग्रुप के हिसाब से हमने अलग किया है, और जो थोड़े सीनियर इसके हैं उनको भी हमने अलग कर दिया है, ताकि हम आपको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे सके। क्योंकि दोनों के स्पीड और ग्रास्पिंग का ये अलग अलग है, दोनों के अंदाज अलग अलग होंगे। इस हिसाब से हमने 2 ग्रुप अलग से कर रखे हैं। ठीक है, उसमें आपको हार्डवेयर के स्किल्स हो जाएंगे 1 घंटे में। उसके बाद में हमारा होगा 3:45 से, और चाय का एक बीच में ब्रेक दिया जाएगा आपको, सिर्फ 15 या 20 मिनट्स तक के। और हमारे सारे ट्रेनिंग जहाँ पे भी टाइमिंग होगे उसी वक्त पे होगा, और आपका दरवाज़ा वहाँ का क्लोज़ हो जाएगा, बंद किया जाएगा। जो लेट होंगे वो बाहर ही रहेंगे। तो ये आपको आगाह भी किया जा रहा है और आपको बताया भी जा रहा है कि आपको पंक्चुअल रहना है। ठीक है, उसके बाद में फिर 1 घंटा हमारा पूरा 5:30 बजे तक के हमारे सॉफ्टवेयर स्किल्स होंगे। सॉफ्टवेयर में आपको अलग अलग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स तो हम लोग देंगे ही आपको, पर प्लस हमारे स्काउटिंग के हिसाब से कुछ अलग 2 सॉफ्टवेयर्स भी है, वो भी सिखाए जाएंगे आपको। जिसमें से ट्रूप्स ऐप्स है अलग अलग स्केलिंग के, वो भी सब सारे आपको दिखाए जाएंगे। आपने जो भी डेटा इकट्ठा कर रखा है उसको आपको कैसे जमा करना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से ये सारे चीज़ों का ट्रेनिंग आपको इन 15 दिनों में दिया जाएगा, जो कि होगा सॉफ्टवेयर स्किल्स के अंडर में। 5:30 से फिर आपका असर तक के आपका जो भी ये रहेगा, असर से मगरिब तक थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम रहेगा, जो आप लोग उसमें जो भी खेलना हो या कोई वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको मैं पहुंचा दूंगी वहाँ पे अगर खेलना है आपको तो उस हिसाब से मौसम के हिसाब से आप देखिए, जो भी आपको रिलैक्सेशन है वो उसका वहाँ तक रहेगा। मगरिब से इशा तक के फिर दोबारा आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। मतलब जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेशन होगा। 1 हफ्ते के बाद में ये पूरा 1 हफ्ते का ये रहेगा। उसके बाद में आपका टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हमको बड़ी सिस्टम बनाना होगा। मतलब जैसे जो अच्छे उसमें तैयारी कर रखा है जिन्होंने, उनके साथ में कमज़ोर भाई को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो वो ताकि एक क्योंकि 2 ही हफ्ते हमारे पास 15 दिन के, तो वो अगला हफ्ता होने तक के ये भी बंदा हमारा वहाँ तक पहुँच जाएगा। इस हिसाब से हमें काम करना होगा। ठीक है, ये 1 हफ्ता हो जाएगा, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीक रहेगा उसमें सारे ई सेवा, मतलब कि आपका आधार कार्ड आपको अपडेट कैसे करना है, कहाँ से करना है, कौन से वेबसाइट से करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, वो वाली चीज़ें। रेलवे रिजर्वेशन का बुकिंग कैसे किया जाता है, कैसे आपको उसमें से ये करना है, एयर टिकटिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी उसके अंदर। फिर इसके बाद में जो वीडियो कम्युनिकेशन टूल्स है हमारे, जैसे जूम से हमको मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी है, गूगल मीट से हमको मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको ई सेवा में सिखाया जाएगा उसके अंदर। उसके बाद में जो हमारा होगा सोशल मीडिया वाला वीक होगा। सोशल मीडिया में हमें आपको फेसबुक, ये सारी चीज़ें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब के चैनल्स है। माशाल्लाह सभी के तो चैनल्स भी है यूट्यूब के, कि जैसे लेक्चर्स हो रहे तो पता चल रहा था हमें, तो उसी में भी लेकिन अंदर डिटेल्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे कि एक चैनल चलाना है तो किस तरह से चलाने हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इसके अकॉर्डिंग हमारे इस्लाम की मालूम
मालूमात भी किस तरह से फैलानी है, जो गैर मज़हब के लोग हमारे बारे में जो गलत बातें फैला रहे, तो उस वक्त आप उसको किस तरह से अपने फ्रेम में रहते हुए किस तरह से हम रिप्लाई कर सकते हैं उनको, इसी अंदाज़ के हिसाब से सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग। जो भी आप बिज़नेस करना चाहोगे जो भी है, तो डिजिटल ऑनलाइन आप किस तरह से करोगे, ये भी उसमें शामिल किया गया है। इसके बाद में न्यूज़ और ब्रॉडकास्टिंग, ये भी हम लोग ने शामिल किया है कि न्यूज़ के पोर्टल्स के वक्त में आपको किस तरह से ये करना है, वो भी बेसिक सारे चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। सारा ये होने के बाद स्पीच टू टेक्स्ट, जैसे अभी सर ने बताया था कि सिर्फ बोलता है, आप लोग तो वॉइस मैसेजेस तो भेज ही रहते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे तो कर ही लेते हैं, लेकिन स्पीच टू टेक्स्ट हमें टाइपिंग किस तरह से करनी, जैसे हम बोल रहे हो टाइपिंग किस तरह से होगी, तो वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। इसके अलावा अब है नेट बैंकिंग, बैंकिंग का पूरा सिस्टम जो ऑनलाइन अभी चला है, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। नेट बैंकिंग में अब NEFT करना है, RTGS करना है, तो किस तरह से करना है, कौन से फॉर्म भरने हैं, कहाँ से, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। मोबाइल वॉलेट्स जो अभी जीपे हो रहा है, फ़ोन पे आ रही है, ये सारे ये है टूल्स सभी आपको सिखाए जाएंगे। आपको बाकायदा वहाँ से करवा के प्रैक्टिस करके हम मतलब जब तक 15 दिन के बाद जब आप माशाल्लाह यहाँ से जाओगे तो आप खुद ही बताओगे कि हमने क्या कुछ सीखा है यहाँ पे। और सीखने के वक्त भी हमारा ये ऐसे ही रहेगा कि हमें आया है तो हमारे भाई को भी आना चाहिए, ना कि ऐसे कि मुझे आया है तो बस। हम लोग बड़ी सिस्टम जब बनाएंगे तो हम जो कमज़ोर भाई है उसको नहीं पूछेंगे, जिसको आता है उसी को पूछने वाले हम लोग कि इनको क्यों नहीं आ रहा है। इस चीज़ हमारे टीचर्स तो है ही यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग तो बहुत अच्छे से ये करेंगे। साथ में आपका भी कोऑपरेशन हमें चाहिए उस हिसाब से। हम क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैंने आपको सारा शेड्यूल बताया कि जो सुबह से आप शाम तक के पूरे पैक है, आप लोग एकदम कॉम्पैक्ट शेड्यूल है, लेकिन फिर भी आपकी तबीयत भी अभी आप गलत इसमें मतलब अलग जगह पे आए हो मुल्क के आपके हिसाब से, तो बहुत सारी शिकायतें पिछले इस तरह की आती है कि हाँ हमारी तबीयत साथ नहीं दे रही, मौसम भी अभी इस तरह का है। तो थोड़ा सा मैं भी आपकी तरफ से ये चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा ये बन के एक दूसरे को साथ देते हुए पढ़ने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ना कि बाकी चीज़ों में कि हमें ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह का जो होगा उस तरह से ना करते हुए हमारा पूरा फोकस 15 दिन में हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं इसकी तरफ में। जैसे सर ने तो सारी हिदायतें दे ही रखी है आपको, बस आपसे एक्सपेक्टेशन हमारा है कि अगर ये इसके अलावा भी हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं अगर आपकी तरफ से उस तरह होगा। बेसिक तो हमने यहाँ पे रखा है लिखा कर, लेकिन जो भी चीज़ होगी और भी इसके अलावा आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम आपको दे सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग आपको अभी शेड्यूल सारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे ही आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सर शफीक सर के साथ ने मैंने बताया है कि आपके सारे नंबर्स व्हाट्सएप के आप उनको देना, हर हमारा पार्टिसिपेंट उसमें ज्वाइन होना चाहिए। हमने ग्रुप बना रखा है और सारे शेड्यूल हर नोटिसेस उसी पे आएंगे। तो हमने ये नहीं बताना होगा कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे ये नहीं था, उस तरह का नहीं। और अटेंडेंस हमारी हर लेक्चर में होगा, हर सेशन में अटेंडेंस होंगे हमारे। तो जहाँ पे भी गैर हाज़िरी है मैंने सर से बात कर रखी है कि 2 से 3 गैर हाज़िरी हमें यहाँ देते तो हम वापसी का टिकट आपका बनवा देंगे। आपको डरा नहीं रही हूँ, बस आपको एक शेड्यूल बना के बता रही हूँ कि आपको सिर्फ पूरा फोकस आपको पढ़ाई पे रखना है हमारा। जी पिछली मर्तबा हमने भिजा भी दिया है कुछ लोगों को, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए और हमें कोऑपरेशन चाहिए तो हम मैक्सिमम आपको नॉलेज दे सके जो अभी सर बता रहे हैं हमको। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर सर। जी सर, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जी हाँ, अभी हम ग्रुप पे डालेंगे कि हमने सभी को एक रोल नंबर दे रखा है। आप लोग यहाँ से रोल नंबर के हिसाब से हम कॉल करेंगे। मैं जानती हूँ आप बहुत बड़े बड़े मर्तबे पे हर जगह आपके इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप स्टूडेंट ही हो गए हमारे लिए और हम रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 इसी तरह की बात करने वाले हैं। तो हम आपको रोल नंबर देंगे, वो ग्रुप पर डाला जाएगा तो आपका अपना रोल नंबर पता होगा और टीचर्स भी हमारे बताएंगे कि आपकी अटेंडेंस रोल नंबर के हिसाब से होंगी। तो आपको उसी हिसाब से वो याद रखना है आपको कि अपना रोल नंबर। आपको बुक्स भी दिए जाएंगे जिसमें आपको सारे नोट डाउन करनी है चीज़ें। आप अपना नाम लिखकर उस पर रोल नंबर लिखेंगे तो याद 1-2-3 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब सबको याद रहेगा अपना अपना, उसी हिसाब से काम होगा यहाँ पे। और कुछ सर? जी कहीं मतलब हम लोग आपको बहुत कोशिश कोऑपरेशन पूरा रहेगा। थोड़ा सख्ती भी मुझे मतलब करनी होगी पर थोड़ा सा ये रहेगा, आप मुझे बेयर करना उतने लिए। ठीक है जी, ये अगले हफ्ते में आएगी। अभी ये हफ्ता तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला है ना हमारा,
ये हो जाने के बाद अगले हफ्ते से हम आपको दे देंगे वो कि पर्सनालिटी, इसलिए कि बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपको आएंगे तभी तो हम मोबाइल बता पाएंगे ना आपको, है ना। जो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपको आनी चाहिए, तो इसलिए ये पहले हफ्ते में आपको बेसिक कंप्यूटर्स और ये सिखाएंगे, सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, उसके बाद ही हम आपको ई सेवा दे पाएंगे ना, उस हिसाब से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, आज का पहला दिन का ही सर इनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा कि सब लोग वही कह रहे थे कि हाँ हमें अच्छे से समझ में आया है और बहुत अच्छे से ले। और सुबह 7 बजे बराबर शुरू हो रहा था, हमारी तेज़ बारिश थी, फिर भी हर चीज़ ये रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हार्ड वर्क का तो आपको करना ही है, ये 15 दिन आपको बहुत मेहनत करनी है यहाँ पे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी सर, जज़ाकल्लाह। हाँ सर जी, दुआ करवानी। हाँ मुफ्ती असदुद्दीन साहब से गुजारिश है कि वो दुआइया कलमात पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है कि इस माहौल में आकर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सीखने का मौका इनायत फरमाया। दोस्तों, हम तालीमात नबवी से गफलत और दूरी की वजह से जहाँ हमारे अंदर बहुत सी अमली और फ़िक्री कमज़ोरियाँ पैदा हुई हैं, उनमें से एक बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमने दीन और दुनिया को तक़सीम कर दिया है। हालांकि शरीयत की नज़र में दीन और दुनिया की कोई तक़सीम नहीं। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के मखलूक़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो काम भी किया जाए वो सब दीन है, और अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो काम भी किया जाए वो सब दुनिया है। नमाज में भी अगर रियाकारी मकसूद है, दूसरों को दिखाना मकसूद है, तो वो भी दुनिया। तो दीन और दुनिया कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, सब मकसद के एतबार से तक़सीम होती। तो इसी तरीक़े से दुनियावी इल्म और दीनी इल्म ये कुछ नहीं। हदीस में सिर्फ़ इल्म नाफ़े की दुआ की गई, इल्म नाफ़े के हुसूल की दुआ की गई है। ऐसा इल्म जो नुकसान पहुँचाए उससे पनाह चाही गई। तो वो सब इल्म जो अल्लाह तक या अपनी ज़ात की मारिफत तक पहुँचाए वो सब इल्म नाफ़े, ये तमाम उलूम नाफ़िया हैं। इसके हुसूल के लिए हमें अनथक कोशिश करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौका दिया है, ये माहौल दिया है। यहाँ आ कर के जिन एहसासात के हम शिकार हुए, ऐसा पता चला कि अब तक हमने कुछ भी सीखा नहीं। इसलिए इसको हम गनीमत समझें और इसको बहुत ही ज़्यादा जिस तरीक़े से हिदायत दी गई हैं उस तरीक़े से इसको करामत बनाएं। अल्लाह हम सब को मकासिद में कामयाबी आता फ़रमाए। दुआ पढ़ लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल